हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम अनअकैडमी। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत अनअकैडमी से बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के विद्या चैनल पे। साथियों, शाम को 8 बज गए हैं और अनअकैडमी विद्या पे आज हम इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। साथियों, जैसा आपको पहले बताया था कि आपको वीक में एक बार अनअकैडमी के ऐप पे और अनअकैडमी के विद्या चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लासेस हम कराते रहेंगे। तो आज इंग्लिश पेडागोजी के एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीएफ के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे, आपका जीवन अच्छा चल रहा होगा। साथियों, जल्दी जल्दी मैं पहले आपको एक बार अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के बारे में आपको बता दूं कि इस पे कौन कौन से कोर्सेज हम लेकर के आए हुए हैं। साथियों, एक खुशखबरी यह है, टेट T20 डेली टेस्ट सीरीज फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जा रही है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। आने वाले जो परीक्षा है आपके जनवरी में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको आप लोग डेली अटेंड कीजिए। शाम को 6 बजे ये रेगुलर हो रहा है। सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। आप देखेंगे साथियों, सीटेट पेपर 1 2021 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बेसिक लेवल से इसमें हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हिंदी, सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, सभी चीज़ें हम एकदम बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं। शाम 5:30 बजे इसमें सीडीपी की क्लास होती है, मंडे और वेडनेसडे को। आगे आते हैं साथियों, अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको बता दें। अनअकैडमी प्लस हमारा एक ऐसा चैनल है जिसपे आप सभी लोगों को एक बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ऐप पे, और एक बार आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो अनअकैडमी प्लस पे आप सभी कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे बनते हैं। जैसे आप देखेंगे इसकी फीचर्स क्या है, क्या विशेषताएं हैं, तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से क्लासेज यहाँ पे मिलती रहेंगी। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज है। सभी कोर्सेज पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिलेगा। मतलब जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे बनते रहेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा से, चाहे वो टेट के हों, सीटेट के हों, पीआरटी के हों, सभी क्लासेज आप अटेंड कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स, अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। एग्जस्टिव कोर्स कवरेज है, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवरेज आपको यहाँ पे कराया जाता है। मतलब डेली आपको सभी कोर्सेज कराए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिलेबस कराए जाते हैं, मोर देन सफिशियंट कवर कराया जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, आपको रेगुलर डाउट भी क्लियर कराया जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज भी चलती रहती है और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशन, मतलब आप फीडबैक भी लिख सकते हैं, अपने आंसर्स को भी लिख सकते हैं, और एजुकेटर्स के जो है जो मेंटरशिप है वो भी मिलते रहेंगे। एजुकेटर आपको गाइडेंस देते रहेंगे। मैं प्रशांत सिंह आपको पिछले 15 सालों से एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मेरे भी अनुभवों का आपको पूरा लाभ मिलता रहेगा। आगे आते हैं साथियों, यहाँ पे K2SP कोड हमारा रेफरल कोड है। एक बार आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है और आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। 1 सब्सक्रिप्शन मेनी कोर्सेज, एक बार आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं बहुत सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। सभी कोर्सेज आप कर सकते हैं। आप 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने तक का आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग आराम से 1 से 2 साल तक के सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई करते रहें। साथियों, आज का जो टॉपिक है, द गोल्स फॉर द लैंग्वेज करिकुलम, एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश इन इंडिया इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। क्या इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है? इंडिया में इंग्लिश की क्या स्थिति है? इंग्लिश को हम क्यों पढ़ते हैं? कुछ लैंग्वेज पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बताएंगे बल्कि आपको एनालिसिस करेंगे। लैंग्वेज पेडागोजी हमें कैसे पढ़नी है, लैंग्वेज पेडागोजी में हमें क्या पढ़नी है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आपको बीच में डिस्कशन करके बताते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। आप सभी लोगों को हाय, हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग क्लास में आ गए हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्लास को। आपके सामने ये पहला सवाल आ रहा है, ये रहा। साथियों, आप देख सकते हैं, भाषण ध्वनि की अभिव्यक्ति, प्रसारण और स्वागत का अध्ययन कहा जाता है। द स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान, फेनेटिक्स या ध्वनि विज्ञान, या सिंटैक्स, वाक्य रचना। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि हम जहाँ पे स्पीच और साउंड की बात करते हैं, जहाँ पे साउंड हो भाषा में, स्पीच हो, ध्वनि हो,
अगर हम उनके आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की बात करते हैं, उनकी प्रसारण की बात करते हैं, तो यह भाषा विज्ञान के अंदर ही आता है। लेकिन भाषा विज्ञान का कौन सा एलिमेंट माना जाता है? लिंग्विस्टिक को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान के अंदर हम भाषा से संबंधित सभी तत्वों को पढ़ते हैं जो भाषा के निर्माण में, भाषा के ओरिजिन में सहायक होता है। तो लिंग्विस्टिक एक बृहद क्षेत्र है, उसके अंदर हम स्पीच और साउंड का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, सवाल ये है। तो आप देखेंगे आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी जो होता है साथियों, मॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है किसी भी आप वर्ड को लिखते हैं, किसी भी शब्द की रचना करते हैं तो उसकी अपनी एक आकृति होती है, अपनी एक संरचना होती है, जिसको हम मॉर्फीम कहते हैं या आकृति कहते हैं। तो यह आकृति भी साउंड की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है साउंड की डिलीवरी, साउंड को सुनना, साउंड की अभिव्यक्ति है। यहाँ पे साउंड के आकार के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मॉर्फोलॉजी सही आंसर नहीं होगा। फेनेटिक्स मतलब ध्वनि होती है साथियों, यहाँ पे हम ध्वनि की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं। साउंड को सुनना और साउंड को प्रोड्यूस करना, ये सारी चीजें फेनेटिक्स या ध्वनि विज्ञान का हिस्सा मानी जाती है। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। सिंटैक्स वाक्य रचना क्या होता है? सिंटैक्टिकल एलिमेंट के बारे में आप लोग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, जब आप ग्रामर पढ़ते हैं या व्याकरण पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिंटैक्स की रचना करते हैं। किसी भी सेंटेंस के निर्माण में सिंटैक्टिकल तत्व या ग्रामर या व्याकरण के तत्वों की रचना करना सिंटैक्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है फेनेटिक्स या ध्वनि विज्ञान राइट आंसर है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस समय आप अनअकैडमी के विद्या चैनल पे क्लासेस देख रहे हैं। आगे आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे। भाषा के विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने माता पिता के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में उपयुक्त ध्वनियां सीखते हैं? विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट सजेस्ट्स दैट चिल्ड्रन लर्न appropriate sounds and words in reaction to their parents reinforcement। मतलब उनको reinforcement के बाद वो लैंग्वेज को सीखते हैं। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? बिहेवियरिस्ट या जन्मजात इनेटिस्ट या कॉग्निटिव संज्ञानात्मक या कंटेक्चुअल प्रासंगिक? तो साथियों आप देखेंगे जहां पे रीइंफोर्समेंट की बात आती है, प्रबलन की बात आती है, पुनर्बलन की बात आती है, ये बात कहीं न कहीं व्यवहारवादी सिद्धांत में कही गई। बीएफ स्किनर क्या कहते हैं? बच्चों को रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट देने से उनके बिहेवियर में बदलाव लाया जा सकता है, उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से रीइंफोर्समेंट के द्वारा जो भाषा सीखी जाती है वह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और स्किनर कहते हैं कि बच्चे के भाषा का निर्माण रीइंफोर्समेंट के द्वारा होता है। जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है तो वह क्या करता है? भाषा सीखने में उसके पेरेंट्स, आसपास के लोग उसको जो है एनकरेज करते हैं, उसको अच्छा बोलते हैं, तो बच्चा डिसाइड करता है कि शायद मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, और उसी रीइंफोर्समेंट के बल पे वो अपनी भाषा का निर्माण करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। रीइंफोर्समेंट एक मुख्य भूमिका निभाती है भाषा के निर्माण में। तो यह बिहेवियरिस्ट थ्योरी। इनेटिस्ट थ्योरी होती है जन्मजात थ्योरी। ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक की भी भाषा एक जन्मजात क्षमता होती है, वो हमारे अंदर एक एबिलिटी ही होती है। हम जहाँ पे भी जिस देश काल के परिस्थिति में पैदा होते हैं ऑटोमेटिकली भाषा हम वहाँ के सीख लेते हैं। संज्ञानात्मक पहलू होते हैं भाषा के अंदर। भाषा हमारे संज्ञान के विकास में मदद करती है, या हमारे संज्ञानात्मक पहलू जो है वो भाषा विकास में मदद करते हैं। तो आप देखोगे साथियों जैसे जीन पियाजे हैं, नॉम चॉम्स्की हैं, ये सभी लोग संज्ञान के ऊपर भी बल देते हैं। भाषा एक संज्ञानात्मक क्षमता है। इसके बाद कंटेक्चुअल थ्योरी जो होती है संदर्भात्मक, हम किसी भाषा को कैसे किस संदर्भ में यूज कर रहे हैं, किसी संदर्भ में आप किस तरीके से भाषा को यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको एक ही शब्द को बोलना है, लेकिन एक शब्द को अलग अलग संदर्भ में भी आप अलग अलग तरीके से उसके उपयोगिता को देखते हैं। ये लिंग्विस्टिक्स में आप पढ़ते हैं। एक होता है सिग्निफायर और एक होता है सिग्निफाइड, जहाँ पे आपको संदर्भ के बारे में बताया जाता है कि भाषा कोई भी शब्द है, संदर्भ अलग अलग होते हैं और उसका उपयोग अलग अलग होता है। तो साथियों यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे ए है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस सिद्धांतकार ने परिकल्पना की कि बच्चे एक भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं? विच थ्योरिस्ट हाइपोथेसाइज्ड दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस? इसको शॉर्ट में LAD है, कई बार आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। LED की का कंसेप्ट किसने दिया? यह नॉम
चॉम्स्की के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा या वाइगोस्की के द्वारा? अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यह नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकन लिंग्विस्ट फिलोसोफर है और इन्होंने लिंग्विस्टिक्स के ऊपर या भाषा विज्ञान के ऊपर अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जन्मजात एक ऐसी क्षमता होती है जिससे बच्चा जिस भी कल्चर में पैदा होता है उस कल्चर या सभ्यता संस्कृति की भाषा ऑटोमेटिकली सीख लेता है और वहाँ का ग्रामर भी ऑटोमेटिकली सीख लेता है। जीन पियाजे कहते हैं भाषा विकास जो होती है यह धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ चलती रहती है। जैसे जैसे बच्चे का संज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे भाषा विकसित होती रहती है। स्किनर कहते हैं भाषा विकास जो है वो रीइंफोर्समेंट के आधार पर चलती है, पुनर्बलन देने के आधार पर चलती है। और वाइगोस्की की थ्योरी बिल्कुल ही अलग। वाइगोस्की कहते हैं सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बच्चे का भाषा का निर्माण होता है। जब बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है तो वहाँ पे भाषा सीखता है, शब्दों को सीखता है, उसके बाद वे शब्द उसके विचारों के विकास में मदद करते हैं। सही आंसर यहाँ पे ए है, नॉम चॉम्स्की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाषा विकास में किस कारक को कम करके आंका गया है? इसके लिए पियाजे की आलोचना की गई है। पियाजे हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अंडर एस्टिमेटिंग व्हाट फैक्टर इन लैंग्वेज। पियाजे की कहाँ आलोचना की गई है? बायोलॉजी में, इंटेलिजेंस में, सोशल इंटरेक्शन में या बायोलॉजी एंड इंटेलिजेंस में? तो साथियों आप जानते हैं जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके कैरियर की शुरुआत सबसे पहले इंटेलिजेंस की फील्ड में हुई। ये सबसे पहले 1919 के समय में यह साइमन बिने के जो है लैब में चले गए फ्रांस में काम करने के लिए इंटेलिजेंस की फील्ड में। जीन पियाजे एक बायोलॉजिकल फिलोसोफर भी हैं। जीन पियाजे एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। तो जीन पियाजे का कहीं ना कहीं बायोलॉजी से रिलेशन है और यह बायोलॉजिकल एबिलिटीज़ को जो है मनुष्य के विकास में, मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। तो बायोलॉजी के फील्ड में इनकी आलोचना नहीं हुई है। इंटेलिजेंस की फील्ड में, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी के फील्ड में इनका पूरा का पूरा अध्ययन था। इन्होंने जो भी संज्ञानात्मक विकास की बात बोली उन्होंने बोला कि यह इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, हमारी बौद्धिक क्षमता ही होती है, लेकिन उसको संज्ञान शब्द का नाम दिया। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की फील्ड में भी इनकी आलोचना नहीं हुई। सोशल इंटरेक्शन के बाद वाइगोस्की नहीं करते हैं। सोशल इंटरेक्शन के बाद जो वाइगोस्की करते हैं, सोशल इंटरेक्शन के बाद जीन पियाजे नहीं करते हैं। जीन पियाजे जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं, वातावरण के साथ अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन के ऊपर उनका कम ध्यान है, इसी की आलोचना हुई थी। क्योंकि भाषा विकास में साथियों सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बायोलॉजी और इंटेलिजेंस में भी आलोचना नहीं हुई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस सिद्धांत के अनुसार विचार और भाषा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती है लेकिन बाद में विलीन हो जाती है? अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट डू थॉट एंड लैंग्वेज ओरिजिनेट इंडिपेंडेंटली बट लेटर मर्ज? भाषा और विचार दोनों अलग अलग लाइन में चलते हैं लेकिन बाद में ये मर्ज हो जाते हैं। आप लोगों ने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी होगी साथियों। वाइगोस्की ने कहा कि भाषा और विचार जो है ये बच्चे जब जन्म से लेकर के 2 साल के एज तक के होते हैं तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता है। बच्चा जो कुछ भी बोलता है वह सोच कर नहीं बोलता है और बच्चा जो कुछ भी सोचता है उसको बोल नहीं पाता है। बच्चा जो कुछ भी शब्द बोलता है वो रटंत तोता की तरह उसको सीधा सीधा बोलता जाता है, उसका सोच से रिलेशन नहीं होता है। इसी बात को बोला कि भाषा स्वतंत्र रूप से होती है, भाषा और विचार एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। यह बात वाइगोस्की ने बताई साथियों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच थ्योरिस्ट प्लेसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑन सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज? भाषा विकास में सामाजिक संवाद पर सबसे अधिक बल किस सिद्धांतकार का है? सामाजिक विकास के ऊपर आप देखोगे नॉम चॉम्स्की जो है ये क्या कहते हैं, सोशियो कल्चरल, किसी भी सामाजिक संदर्भ में, किसी भी सांस्कृतिक संदर्भ में, परिवेश में बच्चा पैदा होता है वो वहाँ की भाषा ऑटोमेटिकली सीख लेता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संवाद की बात होती है, सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है।
ना कि सोसाइटी और कल्चर में पैदा होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे चॉम्स्की उतना ज़्यादा सही आंसर नहीं है। जीन पियाजे जो है ये वातावरण की बात करते हैं, स्किनर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, वाइगोस्की जो है वो सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। समाज में बच्चा जो है वह अन्योन्य क्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, और जहाँ पे वह लैंग्वेज को सीखता है, और इस लैंग्वेज को सीख करके क्या करता है, ध्यान इसके आगे देना है। यहाँ तक तो हम सभी जानते हैं कि चलो ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में लैंग्वेज डेवलप होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद बच्चा जो है अपने थिंकिंग को गाइड करता है, उसके थिंकिंग को आगे जनरेट करने में, उसके थिंकिंग को आगे इम्प्रूव करने में लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो उसके सोच का विकास नहीं हो पाएगा, उसके थिंकिंग का विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर वाइगोस्की है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बच्चों के पहले शब्द आमतौर पे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं? चिल्ड्रंस फर्स्ट वर्ड्स मोस्ट कॉमनली रेफर टू व्हाट? जब बच्चा अपने जीवन के शुरुआती दौर में शब्द बोलना शुरू करता है तो वह किन चीजों से संबंधित होता है? ठोस वस्तुओं या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अमूर्त विचार पर आधारित होता है, या बच्चा टाइम के बारे में बोलना शुरू करता है, या कलर के बारे में बोलना शुरू करता है? तो बच्चा साथियों आप जानते हैं सबसे पहले अपने वातावरण में जो है वो वस्तुओं को देखता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखता है। कोई भी खिलौना है, दीवार है, साइकिल है, वस्तुएं हैं, पहले उनको देखता है और उनसे रिलेटेड शब्दों को बोलना शुरू करता है, उनको बताना शुरू करता है, एक्सप्रेस करना शुरू करता है। तो बच्चे की जो भाषा की शुरुआत है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ होती है। अगर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, अमूर्त ऑब्जेक्ट की बात करें, तो बच्चा अभी इतना ज़्यादा कल्पनाशील नहीं होता है कि वो कल्पना करके अमूर्त चीज़ों के बारे में शब्दों को बोल सके या अमूर्त चीज़ों के शब्दों का निर्माण कर सके। जो चीज़ें बच्चे के आसपास नहीं है उनके शब्द को वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उतना नहीं सोच सकता है। बच्चे को टाइम का आभास नहीं होता है जब तक वह ठोस वस्तुओं को समझ रहा होता है, जब तक उसकी मूर्त अवस्था होती है तब तक वह टाइम का उसको समझ नहीं होता है कि वह टाइम के बारे में कोई शब्द बोल सके कि अभी दोपहर हो गया है, या शाम है, या नाइट है, या कौन सा समय चल रहा होगा, कौन सा ईयर चल रहा होगा। टाइम का उतना एहसास नहीं होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, अमूर्त चीज़ें होती हैं। कलर जो होता है साथियों, कलर के बारे में भी पहचान होती है। कलर जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट वाले में आ जाएगा। कलर है, वस्तुएं हैं, वो ठोस वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इसका सही आंसर 1 है, मतलब ए आंसर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट टर्म डिड पियाजे 1923 अप्लाई टू सेल्फ टॉक? जीन पियाजे ने 1923 में आत्मचर्चा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? स्कीमा वर्ड का प्रयोग किया था, प्रोटोटाइप, या प्राइवेट स्पीच, या ईगोसेंट्रिज्म? ध्यान दीजिएगा, इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको सही आंसर बता दूं। सेल्फ टॉक या आत्मचर्चा के लिए कौन से शब्द को प्रयोग किया? जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म शब्द का प्रयोग किया, जहां पे खुद से हम अपने आप के लेवल पे बातचीत करते हैं, अपने बारे में चर्चा करते हैं। जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म के कंसेप्ट को बताया कि बच्चे जो है उनका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक नजरिया होता है दुनिया को देखने का, और बच्चे जो है अपने ही पर्सपेक्टिव के हिसाब से दुनिया को देखते हैं। मतलब वो अपने सेल्फ के हिसाब से दुनिया को देखते हैं। मतलब बच्चों को दुनिया को समझने का तरीका ऐसा नहीं होता है कि वो दुनिया के हिसाब से समझेंगे, बच्चे अपने हिसाब से समझते हैं। बच्चा ऐसा सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वैसे ही सभी लोग सोच रहे हैं। यह क्या होता है? ईगोसेंट्रिक थॉट होता है। और इस ईगोसेंट्रिक थॉट की तुलना जो है वाइगोस्की के प्राइवेट स्पीच से भी की जाती है कई बार। वाइगोस्की में प्राइवेट स्पीच क्या होता है? बच्चा अकेले में बातचीत करता है, खुद से बातचीत करता है। लेकिन जीन पियाजे खुद से बातचीत की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो पर्सपेक्टिव या नजरिया की बात करते हैं कि बच्चे का जो थिंकिंग होता है, जो कॉग्निटिव लेवल होता है, वह खुद से अपने हिसाब से दुनिया को सोचने या समझने का होता है, जिसको हम ईगोसेंट्रिक थॉट कहते हैं। स्कीमा आप लोग जानते ही हैं, स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान का संगठन या सेट ऑफ नॉलेज होता है। प्रोटोटाइप क्या होता है? कई बार स्टूडेंट्स प्रोटोटाइप के बारे में पूछ लेते हैं। प्रोटोटाइप एक ऐसा शब्द है, वो अक्सर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाएगा। प्रोटोटाइप, अचेतन मन, स्कीमा, रिप्रेजेंटेशनल थॉट, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं
जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोटोटाइप को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो प्रोटोटाइप जो होता है साथियों, एक प्रकार का स्कीमा ही होता है, हमारे माइंड में मौजूद होता है, एक तरह की समझ के बारे में होता है। प्रोटोटाइप में जीन प्याजे कहते हैं या साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। प्रोटोटाइप को बोलते हैं कि हमारे अचेतन मन में बहुत सारे ऐसे स्मृतियां, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन के कलेक्शन होते हैं जो हम अपने तरीके से उसको मौजूद रखते हैं, अपने तरीके से संगठित रखते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से प्रोटोटाइप को जल्दी से समझा देता हूं। जैसे कि साथियों, मान लीजिए आप कभी अपने जीवन में पहली बार किसी इंसान से मिले या पहली बार आप किसी नई जगह पे गए और उस जगह का आपके माइंड में एक छाप पड़ गया। समझिएगा प्रोटोटाइप इस छाप से कैसे रिलेटेड है। आपके माइंड में बहुत बेहद अच्छी छाप पड़ी उस चीज की, अब आपकी जिंदगी में वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। अब आप कभी भी उस चीज को दोबारा देखते हो, तीसरी बार देखते हो, लेकिन पहली बार जिस तरीके से आपने उसको देखा था उसी नजरिए से आप उसको देखते हो, उसी तरीके से आप उन चीजों को देखने की कोशिश करते हो। तो हमारे माइंड में एक जो प्रोटोटाइप या जो एक हमारे माइंड में छाप बनती है किसी चीज की, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे सोचने के, हमारे समझने के तरीकों को प्रभावित करती रहती है। ये प्रोटोटाइप होता है, एक तरह का इमेज होता है जो ऑलरेडी मौजूद होता है हमारे दिमाग में, हम उसी तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। हालांकि ये प्रोटोटाइप की थ्योरी बहुत लंबी है। कार्ल जुंग ने वहां पे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रोटोटाइप को अपने हिसाब से व्याख्या किया है। प्रोटोटाइप को, स्टीरियोटाइप को आप जेंडर साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसका बहुत सारा व्याख्या, प्रोटोटाइप पे पूरी क्लास लगाऊंगा तो प्रोटोटाइप और ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे प्रोटोटाइप को आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। प्रोटोटाइप एक तरह का इमेज होता है जो हमारे माइंड में मौजूद होता है, इतना ही समझना है आपको। प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण की संकल्पना जो है वाइगोस्की ने दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे साथियों। भाषा सीखना एक है, लर्निंग लैंग्वेज इज अ क्रमिक प्रक्रिया होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, अंतिम प्रक्रिया है, लास्ट प्रोसेस है, त्वरित प्रक्रिया है, इंस्टेंट प्रोसेस है। यह सभी आंसर सही है। साथियों, कोई भी चीज सीखना, समझना, ये कभी भी इंस्टेंट प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता है, त्वरित प्रक्रिया हो ही नहीं सकता, लास्ट प्रोसेस भी नहीं था। सीखना क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज की लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, ये कभी फाइनल होती ही नहीं है। लर्निंग अगर फाइनल हो गई तो जिंदगी फाइनल हो गया, लर्निंग फाइनल होती ही नहीं है। तो यहाँ पे यह एक प्रक्रिया, चलती रहने वाली प्रक्रिया है और यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। जैसे विकास के बारे में कोई पूछे भाई डेवलपमेंट क्या होता है, तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, वैसे सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। राइट आंसर क्रमिक प्रक्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे साथियों। भाषा अधिग्रहण को स्वचालित रूप से प्राप्त किया जा सकता है, यह कथन किसके द्वारा इष्ट है? लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड एंड दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय। किसके द्वारा कहा गया भाई? किस तरह के विचारकों के द्वारा कहा गया? संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कहते हैं या व्यवहारवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक? या सी, ए और बी दोनों आंसर सही है या इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। साथियों, कभी भी भाषा अधिग्रहण की बात आए या भाषा एक स्वचालित ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो आपको ये सोचना है कि भाषा जो है यह हमारे कॉग्निटिव ब्रेन में ऑटोमेटिकली ग्रहण हो रही है, इसमें किसी भी उद्दीपक अनुक्रिया का हाथ नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो हमारा मेंटल प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे संज्ञानवादी विचारधाराओं को ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हम खुद से एक्वायर करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा मॉडलिंग के द्वारा, नकल के द्वारा, चीज़ों को देख करके, सुन करके उसको ब्रेन में जो है रिकॉर्डिंग करता रहता है, उसको ब्रेन में प्रोसेस करता रहता है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया कहलाती है। तो संज्ञानात्मक इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस भारतीय सुधारक ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया? विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन? महात्मा गांधी, वर्ड्सवर्थ, राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद? साथियों, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया या पाश्चात्य चीजों का समर्थन किया? तो महात्मा गांधी साथियों, महात्मा गांधी ने जो है ये बड़े फिलोसफर थे, इन्होंने स्वदेशी की चीज़ों को अपनाने की बात कही।
हालांकि ये बहुत ही ओपन माइंडेड थे, इन्होंने पाश्चात्य चीज़ों के बारे में वकालत की, लेकिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन जो है नहीं किया। अगर आप पालेंगे वर्ड्सवर्थ, तो ये खुद ही एक इंग्लिश पोएट है, एक खुद ही एक लिटरेरी पर्सन है, ये खुद ही जो है इंग्लिश विदेशी हैं। इन्होंने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी का समर्थन किया, लेकिन भारतीय सुधारक की बात कर रहा है। तो भारतीय सुधारक में अगर आप राजा राम मोहन राय को देखेंगे तो यह एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, और राजा राम मोहन राय ने वेस्टर्न चीज़ों को, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की या अंग्रेजी शिक्षा की भी इन्होंने वकालत की। राजा राम मोहन राय खुद इंग्लिश के, संस्कृत के, हिंदी के, बंगाली के बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, भाषा सीखने की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? भाषा सीखना साथियों स्पीकिंग से होता है, लिसनिंग से होता है, रीडिंग से होता है, राइटिंग से होता है। LSRW वाला फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। L का मतलब होता है भाषा सीखने के क्रम में सबसे पहले लिसनिंग होता है, सबसे पहले हम सुनते हैं भाषा को। लिसनिंग जो होती है सबसे पहले शुरू होती है, फिर क्या होता है स्पीकिंग, बोलना, फिर रीडिंग और अंत में राइटिंग। तो यहाँ पे बच्चा जो है सबसे पहले लिसनिंग या सुनने से भाषा की शुरुआत करता है। प्राइमरी फेज में भी जब इन्फेंसी स्टेज में बालक होता है तो वो लोगों को सुनता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, धीरे धीरे सुनता है। जब वो बड़ा होता है 1 साल का, तो धीरे धीरे वो वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विजिट टू एक्विजिशन ऑफ मदर टंग। मातृभाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? मोटिवेशन होता है, इमिटेशन होता है, हैबिट फॉर्मेशन होता है, या ओरल अप्रोच होता है? साथियों मातृभाषा मतलब मदर टंग जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी, हम जहाँ पे बॉर्न होते हैं, जहाँ पे हम पैदा होते हैं, उसकी भाषा को हम कैसे सीखते हैं? सबसे पहले साथियों मातृभाषा को सीखने के लिए हमें उसको नकल करना होता है। जैसे आपने सुना लिसनिंग, लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग का मतलब होता है आप उसको सुन रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, सुनने के द्वारा उसको रिसीव कर रहे हो। रिसीविंग जो होती है वह एक बहुत बड़ा इमिटेशन का हिस्सा माना जाता है। तो हम इमिटेशन के द्वारा सबसे पहले हम सीखते हैं अपनी मातृभाषा को, और इमिटेशन ही फिर बाद में जो है हमें मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है, फिर हम भाषा को वैसा ही दोहराते हैं, वैसा ही बोलते हैं। इमिटेशन सबसे ज़्यादा जरूरी। मोटिवेशन भी जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन क्या होता है कि कई बार कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा जरूरी होती है हमारी जो नकल होती है। बच्चे जो है नकल सबसे ज़्यादा करके सीखते हैं। हैबिट फॉर्मेशन जो आदत का निर्माण होता है, आदतें जो होती हैं साथियों ये भी धीरे धीरे इमिटेशन के बाद डेवलप हो जाती हैं। ओरल अप्रोच जो होता है मतलब हम भाषा सीखने में वर्बल अप्रोच, ओरल अप्रोच का कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे बच्चों को बोल बोल के सीखना या किसी भी चीज़ को कह कह के सीखना ओरल अप्रोच कहलाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर भारतीय लोगों के लिए जो विदेशी भाषा है वो क्या कहलाएगी? फ्रेंच लैंग्वेज होगी, मलयालम होगी, तमिल होगी, या ऑल? साथियों सीधी सी बात है, इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 22 लैंग्वेजेज हैं। भारत के अंदर जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वो तो विदेशी भाषा कहीं नहीं जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो विदेशी भाषा है, चाहे वो उत्तर भारत के लिए हो या दक्षिण भारत के लिए हो। फ्रेंच इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का घटक नहीं है? ग्रामर, साउंड सिस्टम, मैन्युस्क्रिप्ट, या नन, कोई भी नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। लैंग्वेज कंपोनेंट क्या नहीं हो सकता है? तो आप देखेंगे साथियों ग्रामेटिकल पार्ट या ग्रामर लैंग्वेज के कंपोनेंट माने जाते हैं। साउंड सिस्टम जो होता है ये भी लैंग्वेज का कंपोनेंट माना जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है ये साथियों हाथ से कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है या टाइप राइटिंग के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, यह लैंग्वेज से थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे सही आंसर मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसको लिखित दस्तावेज या टाइप राइटिंग वाला दस्तावेज कहते हैं। साथियों आप सभी लोग टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स के द्वारा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगातार यहाँ पे 6 बजे कर सकते हैं। ये लगातार चल रहा है साथियों अनअकैडमी के ऐप पे, और इस पर इनरोल फ्री आप लोग इनरोल कर सकते हैं और डेली टेस्ट देते रहेंगे, क्योंकि जनवरी में
जो है एमपी टेट, हरियाणा टेट और सीटेट के एग्जाम होने वाले हैं। पूरी जोरों पे तैयारी यहाँ पे चल रही है। साथियों, आप सभी लोग अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके K2SP कोड ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं साथियों। और आज जो है हम क्विज होस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम क्विज होस्ट जो है वो मंडे के बाद से हम यूट्यूब पे कोड लाएंगे। अभी हम जो है सोशल मीडिया के द्वारा ही क्विज होस्ट कर पा रहे हैं। आप लोग अगर सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे क्विज के लिंक मिल जाएंगे और आपको यूट्यूब पे जो है क्विज जो है मंडे के बाद से हम क्विज का कोड देना शुरू कर देंगे। साथियों, इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे नीचे अपनी बातें लिख दीजिएगा। हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। आप सभी लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करते रहें। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय साथियों।